बच्चों, आज हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन आप पहले से इसके बाद सभी बच्चे जान ही रहेंगे सॉल्यूशन क्या है, कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का एक मिक्सचर होता है। कैसे टाइप का लेकिन मिक्सचर रहेगा? होमोजेनस टाइप का होगा। कैसा? होमोजेनस मिक्सचर होता है। ये है सॉल्यूशन एक तरह का क्या है, होमोजेनस मिक्सचर से। और यहाँ हमको जो पढ़ना है वो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में जानना है। बाइनरी का मतलब क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो। अगर तीन कंपोनेंट प्रेजेंट होता तो उसको हम ट्राइनरी बोलेंगे, चार कंपोनेंट प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्वाटरनरी बोल सकते हैं, उससे ज्यादा रहेगा तो पॉलिनरी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ हमको जो है बाइनरी टाइप के सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर हम सॉल्यूशन को डिफाइन कर लेते हैं। ये सॉल्यूशन क्या है? लिखो, व्हेन टू आर मोर substances combine together to form solution। तो सॉल्यूशन क्या है? दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को क्या करोगे? कंबाइन कर लोगे, सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर ले लो और उसके अंदर वाटर ऐड कर लो, क्या बन जाएगा? शुगर सॉल्यूशन। ऐसे साल्ट ले लो, वाटर ले लो, साल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। एल्कोहल ले लो, वाटर होगा। कोई भी दो कंपाउंड ले लो, बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, C6H6 और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड मिक्स कर लो। बेंजीन और क्लोरोफॉर्म ले लो, C6H6 CHCl3। ऐसे कोई दो कंपाउंड ले लो तो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है? इसके लिखो कंपोनेंट राइट करो। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक को आपको बोलना है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। तो जो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा ना, उसी को आपको क्या बोलना है? सॉल्यूट। और जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलोगे? सॉल्वेंट। इसको भी डिफाइन कर लो, लिख लो। और सब्सटेंस which present in smaller quantity in solution is called solute। क्लियर है? जो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो उसको क्या बोलना है? सॉल्यूट। ऐसे सॉल्वेंट लिखो, अ कंपोनेंट which present in a larger quantity in solution। सॉल्यूशन में लार्जर क्वांटिटी में हो एंड हैव सिमिलर फिजिकल स्टेट as
that of final solution, at that of final solution। ठीक है, जैसे अब मैंने लिया शुगर ले लिया और वाटर ले लिया, तो शुगर और वाटर मिला के क्या बनेगा, शुगर सॉल्यूशन। अब यहां पर अमाउंट नहीं दिया है, तो कैसे पहचानोगे कि ये आपका सॉल्यूट कौन है, कौन सॉल्वेंट है। आपको क्या करना है, देखो ये बताओ शुगर का फिजिकल स्टेट क्या होगा, सॉलिड, और वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा, लिक्विड। बताओ ये जो हमारा सॉल्यूशन है उसका फिजिकल स्टेट कैसा होगा, वो भी एक्वस होगा यानी लिक्विड होगा। तो इनमें से जिसकी फिजिकल स्टेट से फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल सिमिलर होगा वही क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। मतलब ये जो है फिजिकल स्टेट आपका सॉल्वेंट हो गया और ये क्या होगा, सॉल्यूट बोलोगे इसको। और इन दोनों को मिला लोगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो क्या बच जाएगा, सॉल्यूशन। क्लियर है ना। चीजों तो छोटी छोटी है, पॉइंट को समझते चलो। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 50 ग्राम ऑफ C6H6, इसको जो है 350 ग्राम ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपको मिक्स कर लेना है। बताइए दोनों मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा ना। तो ये बन जाएगा आपका बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड सोल्यूशन। इन दोनों से मिक्स करने से बन गया बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड सोल्यूशन। तो इसमें सॉल्यूट कौन होगा, हाँ ये आपका जो होगा सॉल्यूट होगा, क्योंकि स्मॉलर क्वांटिटी है, और ये आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। यहां आपको फिजिकल स्टेट अगर नहीं पता है तो क्वांटिटी से आप बता सकते हो कौन जो है आपका सॉल्यूट है और कौन आपका सॉल्वेंट है। और देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के क्या बन जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब सॉल्यूशन को जो है समझने के लिए हमको जो है इसके कंसंट्रेशन टर्म्स को हम पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को या कंसंट्रेशन को डिफरेंट टर्म्स में जो है एक्सप्लेन कर सकते, या डिफरेंट टर्म्स में हम जो होता है बताते हैं। जैसे आप बोल सकते हो मोलारिटी, जैसे कुछ और भी आप जानते हो जो बताया होगा, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। बट यहां पर हम वही करेंगे जो आपको चैप्टर के अंदर है, मोलारिटी और क्या है, नॉर्मलिटी। ठीक है ना। सभी के हम फॉर्मूले लिख देते हैं, उसको नोट कर लो। तो मोलारिटी का क्या फॉर्मूला है, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। स्मॉल एम इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल of solute by mass of solvent in a किलोग्राम में। क्लियर है, मास ऑफ सॉल्वेंट में किलोग्राम में। ये तब यूज करोगे जब आप ऑलरेडी सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में रहेगा तब। अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया होता तब आप इसी फॉर्मूले को कैसे यूज करोगे, नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एम से इनटू 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट को हम W1 से दिखाएंगे।
यूनिट इसकी क्या होगी, मोल पर किलोग्राम, मोल पर केजी, या इसी को स्मॉल एन से भी बोल सकते हैं। क्लियर है। दूसरी मोलारिटी, मोलारिटी को कैपिटल एम से दिखाते हैं, इसके भी लिख लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को हम क्या करें, स्मॉल एन से दिखाते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर लीटर में है, मिलीलीटर में दिया गया है, तो इसको क्या करोगे, इनटू कर दो 1000 बाई वॉल्यूम, तब फॉर्मूला आप ये बता दोगे। ठीक है। इसी को हम लोग जो है क्वेश्चंस करते हैं, चीजें आप लोग पढ़े हो, एक क्वेश्चन सुनते हैं और फिर आप अपनी एक्सरसाइज से करोगे, डीपीपी से, जो नहीं आएगा वो हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है। क्वेश्चन लिखो, 3.56 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट इज dissolved in 250 ml of water to make aluminum sulfate solution। आगे लिखो, कैलकुलेट मोलारिटी molarity and molality if the density of solution 1.25 gram per centimeter cube and also calculate the normality of solution क्वेश्चन समझ में आ रहा है। 3.56 ग्राम ऑफ जो एल्युमिनियम सल्फेट को 250 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिजॉल्व करके एक एल्युमिनियम सल्फेट का सोल्यूशन बना लिया जाता है। आपको मोलारिटी बताना है, मोलारिटी बताना है और डेंसिटी अगर सोल्यूशन का है तो फिर मोलारिटी भी आपको बतानी है और उसकी नॉर्मेलिटी भी कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम ठीक है, पहले हम इसकी क्या करते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट की निकालते हैं नंबर ऑफ मोल। सॉल्व किया जाए, निकालो नंबर ऑफ मोल ऑफ Al2SO4 का एल्युमिनियम सल्फेट फॉर्मूला हो गया। गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास कितना दिया है
3.56। मोलर मास निकाल लो। एल्युमिनियम का कितना होता है 27 इंटू 254, और ये हो जाएगा 32, और ये 64 64 96 96 इंटू 3 96 इंटू 3 3 6 18 1 के 3 27 28। ऐड कर दो 8 4 12 8 5 13 14 342 3 4। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? बस देखो 1 टाइम जाएगा ये, तो 0.1, ठीक है। अप्रॉक्स हम 2 टाइम्स ले लेते हैं, 0.12 अप्रॉक्सिमेटली। क्लियर है? अब हमको क्या निकालना है? मोलारिटी। मोलारिटी पहले निकालो। तो मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मोलारिटी इक्वल टू n इंटू 1000 बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम देखो कितना दिया है 250 ml। तो नंबर ऑफ मोल में कितना मिला हमको 0.12 इंटू 250, सॉरी इंटू 1000, और वॉल्यूम हमारे पास है 250। इसको कैंसिल करो, कितना हो जाएगा 4 टाइम में। तो कितनी मोलारिटी है? 12 4 जा 48, तो 0.48। देखो मोलारिटी हमारे पास आ गई है। यहां तक कोई डाउट आपको? अब आगे निकालते हैं मोलारिटी, जो है मोलारिटी। ठीक, हमको मोलारिटी आ गई, तो दोनों के बीच एक रिलेशन रहता है। नाउ स्मॉल m इक्वल टू 1000 m to 1000 इंटू में d माइनस मोलारिटी इंटू में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। रखो वैल्यू 1000 और मोलारिटी कितना 0.48 डिवाइड 1000 इंटू में डी डेंसिटी। देखो डेंसिटी कितना है 1.25 माइनस 0.48 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको हमने निकाला था ना मोलर मास, तो कितना है 342। ठीक है 342। इसको कैलकुलेट करो। क्या जाएगा? ये आपको 480 बाई ये कितना है 1250 माइनस और 342 इंटू 0.48 मल्टीप्लाई कर दो। 8 दूना 16, 8 चौको 32, 33, 8 3 की 24 और 24 3 27, 4 दूना 8 और 4 चौको 16 और 4 3 12 13, 8 3 11, 7 6 13 14, 3 2 5 6, 16 4 1 6। काफी ज्यादा हो गया भाई। अच्छा 2 डिजिट पे डेसिमल भी तो है हमारे पास, तो 164.16। अच्छा 1250 से इसको माइनस भी कर लो 16.461। 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 1 गया 8, 9 से 5, 4 में से 14, 14 में से 6 गया 6 14 और ठीक है 1 में से 1 गया 0। इसको 480 बाई 108 5.84। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? कैलकुलेशन बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन ही करना है आपको। ये डेसिमल हटाओ, एक 2 जीरो लगा दो पहले।
ठीक है, कितने 3 3 2 5, यहाँ पर जो है 4 2 6 है। जाहिर सा कि एक डेसिमल तो लगेगा, जैसे डेसिमल लगेगा यहाँ 0 पड़ जाएगा। तो ये अभी कितना पड़ जाएगा, 1 10 100 1000 10,000, 4 लाख क्या पास हो जाएगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो ये समझ लो कि 4 टाइम के आसपास जाएगी, सर 3 टाइम के आसपास। इसकी मोलालिटी जो मिलेगी वो 3 मिनट्स में मिलेगी, सर 0.3 मिनट्स। क्या ये बात समझ आई? अब आपको बचा क्या है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में मैंने एक रिलेशन दिया था, नॉर्मेलिटी मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। मोलारिटी आपको पता है कितने का आ गया था, 0.48। बताओ एल्युमिनियम सल्फेट का एन फैक्टर कितना आएगा, 6। दोनों के चार्ज का एलसीएम ले लो, तो एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +3 का, और सल्फेट के ऊपर -2 का, 2 3 का 6 हो जाएगा, 6 करो, ठीक है। 48 अच्छा 48 4 24 48, तो ये हो गया नॉर्मल। तो आपको आ गया आंसर, क्या मिलेगा आपका आंसर, आपका होगा मोलारिटी 0.48, मोलारिटी आपको मिलेगा 0.3, नॉर्मलिटी आपको मिलेगा 2.88। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, वेपर प्रेस लग रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, एक क्लोज कंटेनर ले लो, ये हमारे पास एक क्लोज कंटेनर लो, और इसके अंदर एक जो है वोलेटाइल लिक्विड फिल कर लो, और इस कंटेनर के एक मैनोमीटर डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट कर दो। यहाँ एक्सटर्नल इसका 1 ATM है, और अभी जो है इसका जो प्रेशर यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है, उसकी जो वेपर प्रेशर अभी जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो अभी लिक्विड का वेपर प्रेशर यहाँ पर मैनोमीटर में ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। अब क्या करोगे कि इस कंटेनर के जो हमने इसके अंदर लिक्विड लिया है, इसको हीट देना स्टार्ट करोगे। जब हीट दोगे तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वह एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे, इनका धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से ये जो इनके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी वो भी रेज करेगी, और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे रेज करेगी। इतना ज्यादा जब सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी तो जो अपर सरफेस के जो मॉलिक्यूल है वाटर के, जो अपर सरफेस यहाँ जो मॉलिक्यूल है, यह दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स से बाइंड रहते हैं, उस फोर्स को ब्रेक कर देंगे, और फोर्स को ब्रेक करके ये लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं वे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सपोज करिए पहले मॉलिक्यूल जो है उस काइनेटिक एनर्जी को ब्रेक करके लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो, फिर दूसरा इसी तरह से, तीसरा इस तरह से, धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल कलेक्ट हो जाएंगे। क्या बात समझ आती है? फिर एक समय ऐसा आएगा धीरे धीरे कि यहाँ बहुत सारे वेपर के मॉलिक्यूल कलेक्ट हो जाएंगे। अब जब बहुत सारे वेपर के मॉलिक्यूल कलेक्ट हो जाएंगे क्या होगा, तो ये सभी वेपर के जो मॉलिक्यूल हैं कंटेनर के वॉल से क्या करेंगे, कोलाइड करने लगेंगे। जब कंटेनर के वॉल से कोलाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी।
काइनेटिक एनर्जी उनकी डिक्रीज करेगी तो वो जो है फिर वो जो वेपर के मॉलिक्यूल है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेंगे। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलोगे? कंडेंसेशन। जिस पॉइंट पर रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ वेपराइजेशन सेम हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? जो है इक्विलिब्रियम स्टेट्स। क्लियर है? इसी चीज को राइट कर लेते हैं। लिखो लाइक गैस लिक्विड मॉलिक्यूल have certain kinetic energy at given temperature. उनकी अपने गिवन टेम्परेचर में सर्टेन काइनेटिक एनर्जी होगी एंड द लिक्विड मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हीट या एब्जॉर्ब heat on given temperature and then it have a sufficient kinetic energy and break down their attraction forces from other molecules and get convert into vapors. This phenomenon is known as vaporizations. इस फेनोमेनन को क्या बोलोगे? वेपोराइजेशंस कहेंगे। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वेपोराइजेशन में क्या है? हम हीट दे रहे हैं। एक टर्म्स होता है इवेपोराइजेशन। क्या है इवेपोराइजेशन? इज सरफेस फेनोमेना कैसा है? ये एक सरफेस फेनोमेनन है विच डिपेंड ऑन सरफेस एरिया and surface structure. क्लियर है? तो किसी भी लिक्विड का जो इवेपोराइजेशन है उसके सरफेस एरिया या जो है उस सरफेस जो है लिक्विड के सरफेस स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। द रेट ऑफ
evaporization is directly proportional to surface area। क्या बात समझ में आती है? evaporization increases, या लिखो on increases evaporization with increases temperature। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वेपराइजेशन बढ़ेगा एट द फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल with sufficient kinetic energy। सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा? अब जब मॉलिक्यूल जो है लिक्विड के ऊपर जब कलेक्ट हो जाएंगे ढेर सारे, जब आपको वेपर्स वहां कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा तो वेपर के मॉलिक्यूल क्या होंगे? कोलाइड करना स्टार्ट करेंगे। देखो इन क्लोज कंटेनर वेपर मॉलिक्यूल will collide with the wall of container, and lose their kinetic energy, and then get converted into liquid caused by condensation। समझ में आया? जब कंटेनर के वॉल से टकराएंगे तो वेपर के मॉलिक्यूल पे जो होगी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज करेंगे। और जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेंगे तो जो वेपर होंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसर। इनिशियली क्या होगा? इनिशियली रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या रहेगा? रेट ऑफ वेपराइजेशन ग्रेटर होगा, ग्रेटर वेपराइजेशन ग्रेटर देन रेट ऑफ कंडेंसेशन। धीरे धीरे क्या होगा कि जो है कंडीशन इक्विलिब्रियम पे रिच कर जाएगी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाएगा। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाएगा। क्लियर है? डन। आगे लिखो देन फोर्स एक्टिंग by vapor molecule over
over the surface of liquid, surface of liquid at constant pressure under equilibrium, under equilibrium condition, under equilibrium condition is called vapor pressure। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। क्लियर है? देखो कुछ लोगों को वेपर प्रेशर और इवेपोरेशन जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। वेपर प्रेशर जो होता है ना, हम जब किसी मान लो कोई बकेट है घर में, हम जब कोई चीज पानी गर्म करते हैं तो हम उसको हीट देते हैं, तो वाटर के कंप्लीट मॉलिक्यूल से जितने सभी मॉलिक्यूल सब गर्म हो जाते हैं। तो एक तरह का वो बल्क में सारे वाटर मॉलिक्यूल के, वाटर के सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं हीट होते हैं, सबकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। लेकिन इवेपोराइजेशन में क्या होता है, जैसे आप देखो कभी तालाब में के आसपास या कभी नलके के जो है गर्मी समर सीजन में आप देखने को मिलेगा कि जो नलके हैं पहले पानी गर्म आता है, फिर कई बार चलाओगे तो फिर ठंडा पानी आने लगता है। तो वहां इवेपोराइजेशन मतलब कि सरफेस के मॉलिक्यूल गर्म हो पाते हैं, नीचे के मॉलिक्यूल गर्म नहीं हो पाते हैं, उनके सेकंड लेवल के जो मॉलिक्यूल होंगे, सेकंड सरफेस के मॉलिक्यूल नहीं हो पाते हैं। तो अपर सरफेस के मॉलिक्यूल को सन से हीट मिल जाती है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ जाती है। और इससे क्या होगा, जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जो अपर सरफेस के जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे, वह सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी को की वजह से वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके वो क्या करेंगे, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उनकी जगह दूसरे जो लेवल के, दूसरे लेयर के वाटर के मॉलिक्यूल वो वहां आ जाते हैं। ये फिनोमेना बार बार होती है, लेकिन वो हीट जो है नीचे तक नहीं जा पाती है, लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल तक नहीं जा पाती है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सरफेस फिनोमेना, तो उसको इवेपोराइजेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। लेकिन अगर किसी कंटेनर को किसी भी लिक्विड को किसी कंटेनर में रख करके हम हीटर के ऊपर या फिर गैस पर उसको हीट करें तभी तो वेपर बनता है ना। लेकिन वो बल्क फिनोमेना, वे वेपराइजेशन है। क्या है, वह है एक बल्क फिनोमेना, उसमें सारे मॉलिक्यूल गर्म हो जाते हैं और क्या होंगे, बड़े तेजी से वेपराइजेशन होगा। ऑल मॉलिक्यूल्स आर गेट टेकन हाई काइनेटिक एनर्जी। तो धीरे धीरे सभी मॉलिक्यूल जो होते हैं वेपर फॉर्म में बदलना शुरू होते हैं, उसमें पूरा लिक्विड ही गर्म हो जाता है। जबकि इवेपोराइजेशन में केवल सरफेस के मॉलिक्यूल की ही काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होती है। क्या बात समझ में आई बात? तो लिख लीजिए इस बात को कि वेपर प्रेशर इज नॉट सरफेस फिनोमेनन। कैसे, ये सरफेस फिनोमेनन नहीं है, बल्कि क्या है, इट इज बल्क फिनोमेनन। बल्क फिनोमेनन का मतलब होता है जिसमें लिक्विड के सभी मॉलिक्यूल जो होते हैं हीट हो जाएं, बल्क फिनोमेनन। और ये जो है सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। बात सुना रही है? लिखोगे, इट डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड और किस पर, सरफेस एरिया। तो ये सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि डिपेंड किस पर करेगा, बट इट डिपेंड ऑन, बट वेपर प्रेशर इज डिपेंड ऑन
एक तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा, यानी कैसा नेचर है सॉल्वेंट का। तो वेपर प्रेशर जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और दूसरा ये जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर ये किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। सरफेस एरिया के इंडिपेंडेंट होता है, सरफेस एरिया और अमाउंट से कोई इसका लेना देना नहीं रहता है। तो ये वेपर प्रेशर हो गया है। क्या बात समझ में आती है यहां तक? किसी भी लिक्विड की जो होते हैं वेपर प्रेशर डिफरेंट टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर भी डिफर करता है। इस बात को मैथमेटिकली जो है हम क्लैपेरॉन इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक अगला पॉइंट डालिएगा, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, प्रेशर ऑफ लिक्विड विद टेम्परेचर। एक फेज इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन कंसीडर करिए, फेज इक्विलिब्रियम। रिएक्शंस हमने वाटर ले लिया, इसको हीट दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O गैस, ठीक है। इनमें चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम volume of a gaseous phase of water, volume of H2O gas minus volume of H2O liquid। क्या यहां तक बात समझ आती है? गैस की जो है वॉल्यूम इसके कंपेयर में निग्लेजिबल कंसीडर कर लीजिए। तो आप बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ गैस is very high than volume of liquid। जाहिर सा इसको हीट करोगे बहुत सारा वेपर्स बन जाएगा। तो जो गैस का वॉल्यूम कंसीडर होता है वह कंटेनर के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है। अब मान लो कि 1 लीटर आपने वाटर को हीट किया, तो आपने जिस कंटेनर में रखा वो 1 लीटर है, लेकिन उसको हीट कर दो एक बड़ा सा इस रूम में ही उसके वेपर्स, तो इस रूम का जितना वॉल्यूम होगा उसके अकॉर्डिंग आप कंसीडर करोगे। तो वॉल्यूम तो ज्यादा, गैस का वॉल्यूम लिक्विड के वॉल्यूम से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, इसीलिए जो लिक्विड के वॉल्यूम को यहां पर निग्लेजिबल कर दिया गया है। और ये एजम्पशन एज्यूम कर लो कि ये गैस एक आइडियली बिहेव कर रहा हो, यानी जो वाटर के जो मॉलिक्यूल है जो गैस पार्ट्स में आ गए हैं, तो लिखोगे इट्स बिहेव, इट इज आइडियली बिहेव। तो आइडियल गैस इक्वेशन से फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन लगा यहां पर पीवी इक्वल टू क्या होगा, एनआरटी। अगर आपका 1 मोल गैस है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, V इक्वल टू हो जाएगा RT बाई में। क्या यहां तक समझ में आती है? ठीक है। जब इक्विलिब्रियम पहुंचेगा गैस तो लिखो फ्रॉम
फेज इक्विलिब्रियम, मेंटेन थर्मोडायनेमिकली, थर्मो डेल्टा जी इक्वल टू हो जाएगा वी डी पी माइनस एस टी टी। बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी कितना होता है? 0। अगर ये 0 हो गया तो बोलोगे वी डी पी इक्वल टू एस डी पी। और ये अरेंज कर लो डी पी बाई में डी टी, और ये हो जाएगा एस बाई में पी। और जब फिजिकल चेंज हो रहा होगा तो गैस की जो इंट्रोपी होगी लिक्विड की इंट्रोपी से ग्रेटर होगा। तो चेंज इन, अगर हम इसको एस को कंसीडर कर लें कि चेंज इन इंट्रोपी डेल्टा एस, और वी को जो है वॉल्यूम इन चेंज ऑफ गैस को हम कर लें चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एस बाई में डेल्टा वी। क्या बात समझ आती है? बस यहां पे डेल्टा एस इक्वल टू वी नो दैट डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई में टी। क्लियर है? ये वैल्यू उठा के यहां रखो तो आपको क्या मिलेगा कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई में टी इंटू डेल्टा वी। क्या यहां तक बात समझ आती है? अब इसकी जगह आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर दो, डेल्टा पी बाई में डेल्टा टी हो जाएगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन टी इंटू में आर टी इंटू में पी चला जाएगा ऊपर। तो क्या बोलोगे इसको डेल्टा पी बाई डेल्टा टी क्या जाएगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन इंटू में प्रेशर बाई आर टी स्क्वायर। रीअरेंज कर लो डेल्टा पी बाई पी डेल्टा एच बाई आर इंटू डेल्टा टी बाई टी स्क्वायर। क्या यहां तक बात समझ आती है? इन दोनों इक्वेशन इसको कर लेना है आपको इंटीग्रेट, तो लिखोगे ऑन इंटीग्रेशन दोनों साइड से इंटीग्रेट करो dp बाई पी, और ये कांस्टेंट वैल्यूज को बाहर निकाल दो डेल्टा एच बाई में आर इंटीग्रेट कर दो डेल्टा टी बाई में टी टू सॉरी टी स्क्वायर। स्टेट 1 से स्टेट 2 तक करना है। लिमिट लगा दो, लिमिट लगा के इंटीग्रेट करो, देखो क्या बनेगा। ये हो जाएगा ln p स्टेट 1 p1 से p2 तक, ये हो जाएगा डेल्टा h बाई आर माइनस 1 बाई t1, ये भी हो जाएगा t1 से t2 तक। डिफरेंशिएट कर दो इसको ln p2 बाई p1 डेल्टा h बाई आर हो जाएगा 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2। क्लियर है? नेचुरल लॉग में लिख लो तो क्या हो जाएगा लॉग p2 बाई p1 हो जाएगा डेल्टा h वेपोराइजेशन बाई 2.303 आर 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2। देखो टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर ऑफ प्रेशर में रिलेशन है, और इसी इक्वेशन को बोलते हैं क्लैसियस
प्रेशर। क्या बात समझ आई? क्लियर हुआ? अब इसे टर्म लिख लो बॉइलिंग टेम्परेचर्स को। बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है? तो बॉइलिंग टेम्परेचर जो है किसी कंटेनर का ना, जैसे मान लो कंटेनर का, हमने ये कंटेनर ले लिया, इसको मैनोमीटर से कनेक्ट कर लो, यहां लगा दो मैनोमीटर, और यहां लिक्विड फिल कर दो। अभी इस लिक्विड की वेपर की वजह से जो यहां प्रेशर मेंटेन हो रहा है वो मान लो प्रेशर यहां 1 atm है। जब इसको हीट करते हैं जिस प्रेशर पर, यानी इसका वेपर प्रेशर और इस वेपर प्रेशर के बराबर जिस टेम्परेचर को हो जाता है, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? तो लिख लो कि द टेम्परेचर एट विच temperature at which vapor pressure of liquid become equal its external pressure। क्या बोलोगे? एक्सटर्नल प्रेशर। क्लियर? टू टाइप ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर कंसिडर स्टैंडर्ड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर्स। एक स्टैंडर्ड बॉइलिंग टेम्परेचर, स्टैंडर्ड बॉइलिंग टेम्परेचर। स्टैंडर्ड किस पे है? इस स्टैंडर्ड बॉइलिंग टेम्परेचर पर यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो कंसीडर किया जाता है, पी एक्सटर्नल इस पर जो होता है 1 बार होता है। 1 बार। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट पी एक्सटर्नल जो होता है 1 atm कंसीडर होता है। क्लियर? हाँ, प्रेशर अगर जो है एक्सटर्नल प्रेशर अगर चेंज हो जाएगा तो उस लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर भी चेंज होगा। आप लिख सकते हैं इस बात को कि वेपर प्रेशर इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग टेम्परेचर। यानी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजेस टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड will be decreases। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ऐसे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा? मूव होगा। और जैसे उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो लिखोगे कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट
increases with decreases temperature, and vapor pressure of pure solvent is greater than vapor pressure of solution. ठीक है। इफ अगला पढ़ो, ऑन एडिंग, अगर किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड करते हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा?